बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मॉडर्न एज, लेट 19 टू मिड 20 सेंचुरी एंड पोस्ट मॉडर्न एज, मिड 20 सेंचुरी टू द प्रेजेंट। अच्छा, इससे पिछली वीडियोस में हमने 6 और एजेस को डिस्कस किया था, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें हमारे पास एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज, क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज और इनलाइटनमेंट एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ के मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज का क्या कंसेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अब मॉडर्न एज क्या है? जैसे मैंने बताया ना कि ये 19 टू मिड 20 सेंचुरी तक था। सब इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अच्छा, ये जो एज है ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट? रियलिज़म और नेचुरलिज़म के अगेंस्ट। अब रियलिज़म और नेचुरलिज़म ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है इसका, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि रियलिज़म है क्या, रियलिज़म वर्ड या रियलिज़म का क्या कंसेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर में। इसी तरह नेचुरलिज़म ये भी एक मूवमेंट थी, या आप कह सकते हैं कि एक एज थी। तो ये जो मॉडर्निज़म है ये उसके अपोजिट में लाया गया, यानी उसके लिए एक रिएक्शन था रियलिज़म और नेचुरलिज़म के लिए। और न्यू एक्सपेरिमेंट्स और न्यू लिटरेरी रेवोल्यूशंस आई है मॉडर्न एज में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई है, जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट आया था, साइको एनालिसिस, इसी तरह डिसइल्यूजनमेंट थी इस एज में, यानी डिसइल्यूजनमेंट का मतलब है मायूसी, और मीनिंगलेसनेस थी, और इसी तरह होपलेसनेस थी, कन्फ्यूजन थी, कियोस थी, और फ्रेगमेंटेड रियलिटी या कोलाज, ये सारी चीज़ें इस एज में मौजूद थी। फिर इसमें हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स आते हैं जो आप नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। इसमें वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स है। और जैसे जेम्स जॉयस का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है उलिसिस, और वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, और भी बहुत से, जैसे इज़रा पाउंड में अगर अमेरिकन में देखें तो इज़रा पाउंड हो गए, टी.एस. एलियट हो गए, विलियम फॉल्कनर हो गए, और गेर्ट्रूड स्टेन हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। खैर, अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन की बात करेंगे। मॉडर्निस्ट राइटर्स ओपन experimented with the narrative techniques, language and form, breaking away from traditional storytelling। यानी इन्होंने नए कंसेप्ट के साथ आए, नई ट्रेडिशन, नई जो लिखने का जो अंदाज़ होता है, जो फॉर्म होता है, नई टेक्निक्स इन्होंने यूज़ की। अब वो कौन कौन सी है? जिसमें जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से ये क्या कंसेप्ट है? इसका कंसेप्ट ये है कि जब आप, यानी मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कहते हैं, सपोज़ एक करेक्टर है, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स चल रहे होते हैं। अब वो ये सोच रहा है, सपोज़ वो जो है, जैसे मैं कहता हूँ कपड़े प्रेस कर रही है, एक करेक्टर है जो कपड़े प्रेस कर रही है, तो उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स होंगे। वो कपड़े तो प्रेस कर रही है, सपोज़ वो उसके माइंड में ये भी होगा कि इसके बाद जो है मैंने ये काम करना है। फिर उसके बाद वो एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करती है कि इस काम को करने के बाद मैंने ये काम, यानी खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद मैंने अपने बच्चों को खिलाना है। इट मीन्स ये सारी चीज़ें उसकी माइंड में चल रही है। हालांकि वो कौन सा काम कर रही है, वो एक्चुअल में कपड़े प्रेस कर रही है, लेकिन ये जितने भी थॉट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी इसकी माइंड में चल रही है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि आप एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप करते हैं, ठीक है। मतलब आपके थॉट्स मुसलसल फ्लो लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, जैसे स्ट्रीम का वर्ड भी नदी की तरह आपकी जो कॉन्शियसनेस में, यानी उसमें जो सोचें हैं, जो सोच वगैरह हैं, वो बहती जाती है, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये कंसेप्ट है। अब नैरेटिव, ये देखो, ये एक नैरेटिव टेक्निक है दैट delves into a character's inner thoughts। अभी मैंने बात की कि ये इनर थॉट्स की बात होती है इसमें। एंड परसेप्शंस एज सीन इन द वर्क्स ऑफ जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जैसे जेम्स जॉयस का इंपॉर्टेंट वर्क मैंने बताया ना, उलिसिस, ULYSSES, उलिसिस। और इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ का इंपॉर्टेंट वर्क है टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस में क्या है, इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है, उलिसिस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है। तो अब इन दोनों के नाम क्यों मेंशन है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जब भी बात आती है, क्योंकि ये कंसेप्ट इन दोनों ने दिया था, और इसीलिए
इनके ज़्यादातर वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। फिर फ्रेगमेंटेशन है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर ओपन माइंडेड फीचर्ड फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स। इसी तरह एलिनेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया कि इसमें क्या था, लोग मायूस थे। थीम्स ऑफ एलिनेशन लाइक हम कह सकते हैं कि लोनलीनेस को कहा जाता है, डिसइल्यूजनमेंट मायूसी को कहा जाता है, ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर प्रिवेलियंट। तो इसमें लाइक ऑब्वियसली वॉर का सिस्टम भी आ जाता है, इसमें वर्ल्ड वार 1 आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह एग्जिस्टेंशलिज्म है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम्स सच एज द सर्च फॉर मीनिंग इन सीमिंगली chaotic वर्ल्ड। तो एग्जिस्टेंशलिज्म का भी मतलब यही है कि आप अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसकी तलाश में होते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस क्यों है, ठीक है। यानी जो मीनिंग है, यानी जो उसके जो हमें थीम्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से एग्जिस्टेंशलिस्ट थीम्स देखने को मिलते हैं। कल्चरल क्रिटिक, मॉडर्निस्ट राइटर्स क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा लाइक क्रिटिसाइज़ किया, जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं वगैरह, जो सोसाइटी के नॉर्म्स, क्योंकि मॉडर्न एज था, ऑब्वियसली सारे मॉडर्न बनते जा रहे थे। इंपॉर्टेंट वर्क से राइटर्स की देखें तो अगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट राइटर है या जो वर्क है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, अ कॉम्प्लेक्स मॉडर्निस्ट नावल नॉन फॉर इट्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नैरेटिव। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था कि यूलिसिस वर्क जो है जेम्स जॉयस का है और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ हुआ है और ये एक मॉडर्निस्ट नावल है। इसी तरह मिसेस डॉलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ, इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क भी है टू द लाइट हाउस। उसमें भी लाइक इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया, इनर लाइव्स ऑफ इट्स करेक्टर, यानी एक करेक्टर है उसके इनर थॉट्स के बारे में बताया जा रहा है। द वेस्ट लैंड बाई टी.एस. एलियट, अ लैंडमार्क पोएम, ये एक बहुत ही बड़ा पोएम है और शायद ये आप लोग पढ़ लीजिए, शायद आप लोगों को पढ़ा देंगे आपके जो टीचर होंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इसको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें क्या है, डिसइल्यूजनमेंट है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो हम तो मॉडर्न बनते जा रहे हैं लेकिन उसमें एक किस्म की मायूसी भी है, वो शो की गई है। द ग्रेट गेट्सबे बाय एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड, ये भी एक नावल है जिसमें अमेरिकन ड्रीम ड्यूरिंग द जैज स्केच, इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है। द मेटामॉर्फसिस ऑफ फ्रांज काफ्का, अ नोवेला दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ एलिनेशन एंड आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे आपको शॉर्ट बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या है, जिसमें इन्होंने थीम बताई है एलिनेशन की, जिसको लोनलीनेस हम कहते हैं, आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न एज। देखो पोस्ट मॉडर्न एज, यहाँ इसमें क्या होता है, मोर एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन नैरेटिव टेक्निक्स, यानी इसमें और एक्सपेरिमेंट्स की गए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंटर लाइक interwoven strands of plot, experimentations in typography, multiple readings, Marxist, feminist, colonialist, structuralist, etc. तो ये चीज़ें पर ज़्यादा फोकस किया गया है। खैर अब इसको जब हम इसको स्टडी करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। तो ये 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट, और आज भी यही पोस्ट मॉडर्निज़म का दौर चलता आ रहा है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है मेटाफिक्शन। Postmodernist literature often calls attention to its own artificiality, blurring the line between fiction and reality. तो ये हमेशा लाइक एक लाइन ब्लर यानी ड्रॉ करते हैं कि फ़िक्शन क्या है और रियलिटी क्या है। यानी लोग जो है एडवांस हो चुके हैं, अब उनको पता चल गया है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे लिए फ़िक्शन है और कौन सी चीज़ हमारी रियलिटी है। लेकिन अगर देखा जाए आज भी लोग उसी तरह लाइक मुकम्मल मॉडर्निस्ट नहीं है, ठीक है। आज भी लोग कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों को उस नज़र से देखते हैं जो पुराने ज़माने में देखा जाता था। मतलब आप उनको कुछ भी बता दे तो वो मान जाते हैं, यानी वो ये नहीं सोचते कि ये फ़िक्शनल स्टोरी भी हो सकती है, वो उसको नॉन फिक्शनल बना लेते हैं जो लोग होंगे। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ में जो है लाइक एक किस्म का हम कह सकते हैं कि चेंज आया है। इंटर टेक्सचुअलिटी, frequent references and allusions to other texts and genres creating a web of interconnected narratives। तो इसमें अगेन जो वर्क्स है, लिटरेचर के वर्क्स है, उसकी बात की गई जिसमें टेक्स्ट वगैरह जॉनरास वगैरह है कि उसमें जो है लाइक और बहुत सी चीज़ें ऐड हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोर एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन नैरेटिव टेक्निक्स, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए नैरेटिव टेक्निक्स में। पैरोडी एंड पेस्टिज,
द यूज़ ऑफ पैरोडी एंड पेस्टिच टू कमेंट ऑन द सटायर्स वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स। और पैरोडी का मतलब क्या है? नकल उतारना, ठीक है। मतलब किसी भी कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं यानी कल्चर को क्रिटिसाइज़ करना, सटायर करना, वो पैरोडी के थ्रू करते थे। कॉमेडी या पैरोडी इस तरह इन चीज़ों के थ्रू करते थे। Deconstruction, an intellectual movement that questions established meanings and hierarchies, often seen in postmodern texts. Fragmentation and non-linearity. Continuation of modernist themes of fragmented narratives and non-linear storytelling. फिर उसके बाद है आयरनी एंड प्लेफुलनेस। ये भी इजी है। आयरनी आपको पता है आयरनी किसे कहते हैं? मतलब आप एक काम जो है उसके अपोजिट जो है आप बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी और मैं कहता हूँ कि आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। हालांकि गर्मी है लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये क्या, ये किस्म की आयरनी है। फिर आयरनी के हमारे पास टाइप्स होते हैं, ड्रामेटिक आयरनी, वर्बल आयरनी। तो ये आप लोग जब आयरनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर टाइप्स ऑफ आयरनी के बारे में पढ़ाया जाएगा। A sense of irony and playfulness, challenging conventional narratives and assumptions. Important works और writers हमारे पास कौन कौन से इसमें? इन्फिनिट जेस्ट बाय डेविड फोस्टर वेलियस, ये एक वर्क है, ठीक है। अ पोस्ट मॉडर्न नावल, ये एक नावल है, ठीक है। फॉर इट्स कम्प्लेक्सिटी, फुट नोट्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एडिक्शन एंड एंटरटेनमेंट। इसी तरह इफ़ ऑन अ राइटर्स नाइट, अ ट्रेवलर बाय इटालो कैल्विनो। अ मेटाफिक्शनल वर्क, ये एक मेटाफिक्शनल वर्क है। मेटाफिज़िकल पोइट्री भी आप लोग पढ़ेंगे। मेटाफिज़िकल का मतलब ये है बियॉन्ड द वर्ल्ड। तो मेटाफिक्शनल भी, इसका भी मतलब ये है बियॉन्ड द वर्ल्ड। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है जो आप खुद हैरान होंगे। Engage the reader in a playful narrative. Beloved by Toni Morrison, a novel that blends history, supernatural elements and multiple narrative twists. इसमें कि इस नावल में ये चीज़ें हैं जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। हाउस ऑफ लीव्स बाय मार्क जे डेनिलविस्की, अ पोस्ट मॉडर्न नावल दैट एक्सपेरिमेंट्स विद टाइपोग्राफी एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। इसमें भी टाइपोग्राफी और नैरेटिव स्ट्रक्चर की बात की गई है। White Noise by Don DeLillo, a satirical exploration of consumer culture and the fear of death. The modern age and postmodern age represent a departure from traditional literary conventions and reflect the evolving cultural and philosophical trends of their respective areas. These periods have produced some of the most innovative and challenging works in English literature. हर एज इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ये पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न एज इम्पॉर्टेंट हो। हर एज के अपने कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। सो जितने भी एज हैं उसमें ज़्यादातर हमने डिस्कस कर लिए हैं और आई विल ट्राई कि दूसरे एजेस को भी कवर कर सकूँ अगर इन एजेस पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और इसके अगर थीम्स की बात करें पोस्ट मॉडर्निस्ट, तो इसमें जैसे वर्ल्ड वार 2 हुई थी, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वार 2, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वार 2 सॉरी। इसी तरह नाजी क्राइम्स, कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इन जनरल, एब्सर्डिटी या थिएटर ऑफ द एब्जर्व्ड, ठीक है। तो यानी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ये जैसे वेटिंग फॉर गॉड आउट बाय सैमुअल बकेट जिसने लिखा था, ठीक है। इसी तरह द स्टॉपर्ड ट्रेविजिटीज़ और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।